अस्सलाम वालेकुम। 1991 से लेकर 1993 तक एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट किया गया जिसे बायोस्फीयर 2 का नाम दिया गया। ये एक्सपेरिमेंट एरिज़ोना में किया गया और एक इकोसिस्टम में 8 लोगों को दाखिल किया गया। इस इकोसिस्टम के बारे में मैं बता दूं कि ये बिल्कुल एक ज़मीन की तरह का इकोसिस्टम था और इससे बाहर वो ना तो जा सकते थे और किसी किस्म के सिस्टम का इंटरेक्शन बाहर नहीं था। इसका मतलब ये था कि ये ग्लोब में बंद थे और उस ग्लोब की हवा भी अपनी थी, उसका फूड भी अपना था और वो ग्लोब के अंदर जितनी भी चीज़ें थी वो बाहर जा नहीं सकती थी और इंटरेक्ट नहीं कर सकती थी। उस बायोस्फीयर को अब अपनी ऑक्सीजन पैदा करनी थी। उस बायोस्फीयर को इंसान के रहने के लिए मुख्तलिफ चीज़ें पैदा करनी थी, मसलन खुराक देनी थी। इस ग्लोब में या इस बायोस्फीयर में बहुत सी स्पीशीज़ भी छोड़ी गई, इसमें पौधे भी लगाए गए और इन 8 लोगों को भेजा गया। इन 8 लोगों ने इस बायोस्फीयर में सर्वाइव करना था, ताकि हम देख रहे थे कि मार्स में जाकर या किसी और जगह जाकर हम एक क्लोज इकोसिस्टम में ज़िंदा रह सकते हैं कि नहीं रह सकते, लेकिन ये कर नहीं सके। 2 सालों के बाद इन 8 लोगों को बाहर निकालना पड़ा। मैं आपको इनकी तस्वीर भी दिखा रहा हूँ और उसकी सबसे बड़ी वजह पता है क्या बनी? उसकी सबसे बड़ी वजह ऑक्सीजन की कमी हुई। ऑक्सीजन जब इन्हें दाखिल किया गया था उस वक़्त 20.9% थी। लेकिन फिर ऑक्सीजन ऐसी जगहों पर अब्ज़ॉर्ब होना शुरू हुई जो कि इंसान को उस वक़्त पता नहीं था। ज़मीन के अंदर मौजूद माइक्रोब्स ने ऑक्सीजन को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और उन्होंने इतना ज़्यादा इस्तेमाल किया कि ऑक्सीजन की आहिस्ता-आहिस्ता जो लेवल्स हैं वो 14.2% तक आ गए। उसके साथ-साथ खुराक का पैदा करना एक बहुत बड़ा मसला था। खुराक मिल नहीं रही थी और कई स्पीशीज़ मरना शुरू हो गईं। ये तमाम लोग वज़न में कम होना शुरू हो गए और फिर 2 सालों के बाद फ़ौरन इस पूरे प्रोजेक्ट को ख़त्म किया गया और इनको निकाल दिया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या मार्स पर रहना इतना ही आसान है? जब हम ज़मीन में एक आइसोलेटेड सिस्टम में नहीं रह सकते, तो मार्स पर इंसान क्या करने जा रहा है? मैं आपको लेकर चलता हूँ इस आइडिया की तरफ, जो कि इलॉन मस्क ने पहली मर्तबा 2016 में दिया और उससे पहले नासा देती रही कि हमें अपनी सिविलाइजेशन को बचाने के लिए एक प्लान बी की ज़रूरत है। और वो प्लान बी ये है कि हमने एक मल्टी प्लैनेटरी जनरेशन बनना है। हमने अपने नॉलेज को और अपने आप को एक बैकअप बी जो कि मार्स है उसकी तरफ लेकर जाना है और वहाँ पर अपने आप को महफूज करना है। इसलिए हम बहुत से रोबोट्स और बहुत से रोवर्स मार्स पर भेजते जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये बनता है कि क्या हमें इस प्रोग्राम की ज़रूरत भी है? क्या हम जिस ज़मीन पर मौजूद हैं वो ज़मीन काफ़ी नहीं है हमें ज़िंदा रखने के लिए और अच्छी ज़िंदगी देने के लिए? क्या उतना ज़ोर हमें ज़मीन पर नहीं लगाना चाहिए जितना कि हम मार्स पर लगा रहे हैं? मार्स पर जाने के फ़ायदे तो हैं, साइंस आगे तरक्की करती है, हमें स्पेस को देखने का मौका मिलता है और उसके साथ-साथ ये बात सही है कि हमारी सिविलाइज़ेशन को एक प्लान बी मिलता है। क्योंकि हो सकता है कि कभी कोई एस्टेरॉयड आके ज़मीन पर लगे, कभी कोई वबा फैल जाए, कई ऐसे अनहोनियाँ हो सकती हैं, ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जो कि ज़मीन की ज़िंदगी के लिए ख़तरा बन सकती हैं। तो हमारे पास मार्स एक बैकअप के तौर पर तो होना चाहिए। लेकिन मार्स पर रहना इतना आसान नहीं है। मार्स की एटमॉस्फेयर ज़मीन के एटमॉस्फेयर का 1% है। इसका मतलब यह है कि आप मार्स की आबो-हवा में साँस नहीं ले सकते, ज़हरीली आबो-हवा है। मार्स पर पानी मौजूद नहीं है तो आपको पानी खुद बनाना पड़ेगा। मार्स पर इतनी ज़्यादा रेडिएशन है कि आप मार्स की सतह पर नहीं रह सकते। आपको नीचे ट्यूब्स में या घर बनाकर या शहर बनाकर ज़िंदा रहना पड़ेगा। उसके अलावा खाने-पीने की चीज़ें और फिर वहाँ पर चीज़ें बनाना ये बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। मैं आपको लेकर चलता हूँ जेम्स हैंसन की तरफ जिन्होंने 1988 में कहा था कि क्लाइमेट चेंज हमारी ज़मीन को बहुत बुरे तरीके से मुतासिर कर रही है। उन्होंने कांग्रेस में साइंटिस्ट हैं नासा के, उनका ये कहना था कि हमारी ज़मीन पर आग लगी हुई है और इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा होगी और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत सैलाब आएँगे, ज़लज़ले आएँगे और ऐसी कुदरती आफ़ात आएँगी कि हम ज़मीन पर रह नहीं सकेंगे। इसलिए हमें ज़मीन से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन आज हम ये जानते हैं जब हम बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुके हैं कि ज़मीन का ये मसला नाकाबिले हल नहीं है। इसका हल मौजूद है अगर हम 4 स्टेप्स लें। सबसे पहली चीज़ ये है कि हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन को ग्रीन और क्लीन कर दें। हम इसे ऑयल और पेट्रोल से दूर ले जाएँ।
रिन्यूएबल्स की तरफ चले जाएं। दूसरी, हम अपनी ट्रांसपोर्ट को उसकी इलेक्ट्रिफिकेशन कर दें, उसे इलेक्ट्रिकल गाड़ियों में बदल दें, क्योंकि 17% जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो जाती है एटमॉस्फेयर में वो ट्रांसपोर्टेशन से है। तीसरा, हमें मुख्तलिफ़ किस्म की टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करते हुए ज़राअत को बहुत बेहतर तरीके से करना चाहिए, अपना फूड बनाना चाहिए और साथ साथ पानी को ज़ाया नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम ज़राअत में पानी को बहुत ज़ाया करते हैं। और फिर हम ऐसे अर्ली वार्निंग सिस्टम्स भी बना सकते हैं जो कि कुदरती आफात का हमें पहले से बता दें। स्पेस में ऑलरेडी हम ऐसी टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन हम आते हैं उस नीले धब्बे की तरफ जिसे कार्ल सैगन ने 1990 में द पेल ब्लू डॉट कहा था, जिसे पहली मर्तबा वॉयेजर ने देखा था, और वो एक छोटा सा ज़मीन एक छोटे से नुक्ते की तरह नज़र आ रही थी। आज हम उस नुक्ते को खुदा हाफिज़ कहने की कोशिश कर रहे हैं, और हम ये कह रहे हैं, हमें बताया जा रहा है कि या तो हम ज़मीन पर रह सकते हैं या हम मार्स पर जाएंगे। लेकिन कोई भी जी शऊर इंसान ये समझ सकता है कि हमें पहले ज़मीन को ठीक करना है। ये फ़िलॉसफ़ी ठीक नहीं है कि हमें ज़मीन पर रहना है या मार्स पर जाना है। हम मार्स तक जाने तक अपनी ज़मीन को सबसे पहले ठीक करें, क्योंकि ये हमारे पास मौजूद है, और बायोलॉजिकल फार्म के लिए सबसे बेहतरीन जगह जो भी हमें इर्द गिर्द नज़र आई है वो ज़मीन ही है। इसलिए सबसे पहले हमें अपनी ज़मीन को ठीक करना है, और ठीक है, साइंस के लिए और फ्यूचर के लिए हम मार्स को देख सकते हैं और उसकी तरफ जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एथिकल सवाल भी है, कितने लोग मार्स जा सकेंगे? क्या ये अमीरों का शौक है? स्पेस स्टेशन में बैठकर कितने लोग मार्स तक जा सकेंगे, जिसे 8 महीने जाने के लिए लगता है? क्या आम लोग मार्स तक जा सकेंगे? फिर मार्स पर रहना आसान काम नहीं है। उसकी जो कॉस्ट है, पर ह्यूमन लिविंग कॉस्ट, वो इतनी ज़्यादा है कि बड़े-बड़े अमीर लोग भी वहाँ पर जाने का सोच नहीं सकते। साथ-साथ ये भी बता दूँ कि मार्स पर जाने वाले फिज़िकली भी चेंज हो जाएँगे। मैंने इस पर पूरी वीडियो बनाई है कि वो हमारी तरह की शक्ल के लोग नहीं रहेंगे, क्योंकि मार्स की ग्रेविटी और उसकी आबोहवा टोटली डिफरेंट है। और एक वक्त ये भी आएगा कि ज़मीन से लोगों को मार्स पर जाने से रोका जाएगा, क्योंकि ज़मीन पर नित नए वायरसेस आते हैं और वो इंसानों के ज़रिए फैलते हैं और म्यूटेट भी करते हैं। तो मार्स पर रहने वाले लोग ये थ्रेट समझेंगे कि ज़मीन से कोई भी एक बंदा उनकी तरफ आए, क्योंकि फिर ज़मीन के वायरस और बैक्टीरिया और इस किस्म के जितने भी थ्रेट्स हैं वो मार्स पर जा सकेंगे। तो मार्स पर जो भी जाएंगे लोग, वो ज़्यादा देर तक ज़मीन के साथ अपना राब्ता नहीं रखेंगे, बल्कि वो एक नई दुनिया में जा चुके होंगे। ज़मीन को तबाह करने के लिए 9 किस्म की प्लैनेटरी बाउंड्रीज़ की ज़रूरत है। 9 किस्म की लिमिटेशंस हैं जो कि हम क्रॉस करेंगे तो ज़मीन तबाह होगी। ये बात की थी रॉकस्ट्रॉम ने 2009 में, और उन्होंने एक पूरा फ्रेमवर्क बताया था जिसमें ग्लोबल वार्मिंग सिर्फ एक पैरामीटर है। हम एक पैरामीटर को सामने रखते हुए ये कैसे कह सकते हैं कि हमारी ज़मीन तबाह हो रही है और हमें अब दूसरी तरफ जाना है? इस वीडियो को बनाने का एक छोटा सा मकसद ये था कि हम थोड़ा सा इस चीज़ पर गौर करें कि मार्स की तरफ जाना टेक्नोलॉजी के लिए तो बहुत बेहतर हो सकता है, हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। वो टेक्नोलॉजी स्पेस में डेवलप हो रही है, जो मार्स में जाने के लिए डेवलप हो रही है, वो अगर ज़मीन के काम आए फिर तो बहुत बेहतर हो सकता है। लेकिन अगर हम मार्स पर इसलिए जा रहे हैं कि अब फ्यूचर के अमीर वहाँ पर रहेंगे और तमाम के तमाम गरीब लोग यहाँ पर रहेंगे, तो ये एक बहुत बड़ी एथिकल चीज़ नहीं है। मुझे उम्मीद है कि इस पूरे विज़न को हम दोबारा सोचेंगे, हम अपनी ज़मीन की तरफ दोबारा आएँगे, इस पर इन्वेस्ट करेंगे, इसको बेहतर करेंगे, क्योंकि 7 अरब से 7.5 अरब लोग इस वक्त इस ज़मीन पे रह रहे हैं, और हम सबको मिलकर जान मारने की ज़रूरत है कि हम अपनी ज़मीन को बेहतर करें। क्योंकि जो बड़े-बड़े लोग हैं, थिंक टैंक हैं, इनका शायद ख्वाब ये नहीं लगता कि इस ज़मीन को दोबारा बेहतर किया जाए। इनकी नज़रें शायद कहीं और हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचा दीजिए।